हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कुछ पास्ट टेंस के बेसिक रूल्स, जिसके बारे में मैंने आपको पास्ट सिंपल के बारे में बताया था और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो लेके चलता हूं मैं आपको अपने डिजिटल प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर। तो कोशिश करें कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। तो लेके चलता हूं मैं आपको आपकी स्क्रीन पर। ये रही आपकी स्क्रीन। तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोग क्या समझते हैं? मैंने आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, जब आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। टेंसेस क्या होते हैं? काम और समय का कॉम्बिनेशन। काम और समय के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग टेंसेस बोलते हैं। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऐसा काम जो पूरा हो चुका है लेकिन भूतकाल में। किसकी बात चल रही है? पास्ट की बात चल रही है। जब हमने प्रेजेंट पढ़ा था तो काम चल रहा था लेकिन वो कंप्लीट हुआ ही था लेकिन प्रेजेंट में था। लेकिन यहां पर काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन ये पास्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर इसकी आइडेंटिटी होती है हैड। आइडेंटिटी मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैड। तो हैड लगाकर ही हम लोग यहाँ पे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, वन बाय वन स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको जब परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है ये काम हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था टायर्ड। टायर्ड का मतलब थका नहीं होता है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, थक चुका, मतलब वो चीज हो चुकी है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक और पहचान होती है, जब भी किसी वाक्य के किसी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगाओ तो भी वो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। ठीक है। और भी एक और चीज से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है उसके अंत में आ था, ई थी, ए थे भी होता है तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाता है। तो अपन लोग समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा है हमने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से देखते हैं, वह जा चुका था। वह जा चुका था, इसको ट्रांसलेट करना है हम लोगों को। तो मैंने आपको बताया पहली बात तो इसको हम लोगों को पैसे पहचानना कैसे, इसकी आइडेंटिटी देखते हैं। सबसे पहले चुका था लिखा है सर लास्ट में, इट मींस ये काम हो चुका है। काय का काम? उसका जाने का काम हो चुका है। जाने का जो काम चल रहा था वो हो चुका है। तो वो अगर हो चुका है तो समझ आ गया है हमको सर कि ये कोई परफेक्ट का काम है। लेकिन अंत में इसके था दिख रहा है तो सर ये था की बात तो हमेशा पास्ट में आती है, तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो हमें सर पता है पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिटी होती है हैड। तो हमें हैड का यूज करना है। और हैड ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट के साथ और सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, सारे नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, सबके साथ हम लोग हैड का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पे वह का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहां पे हो गया ही। जाने को हम लोग बोलते हैं गो, लेकिन हमको उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है, तो उसको बोलते हैं गो, वेंट एंड गॉन। तो यहां पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का क्या है? गॉन। ये जो थर्ड फॉर्म है वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का गॉन। तो ये पूरा सेंटेंस क्या होगा? ही हैड गॉन। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जिस भी सेंटेंस के अंदर ना का उच्चारण आ रहा हो या फिर नहीं की बात हो रही हो, किसी काम को नहीं करने की क्रिया हो रही हो, तब भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने काम नहीं किया था। मैंने काम नहीं किया था। पहले बात तो मैंने आपको बताया था, समझना कैसे है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। समझ आया सर? ये आ था आ रहा है लास्ट में, आ था इसका मतलब सर ये पहली बात तो था है तो ये पास्ट में, और काम नहीं किया था मतलब नहीं करने का काम भी हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर कोई काम कंप्लीट होता है तो वो परफेक्ट हो जाता है, तो सर ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने को लिखते हैं आई, और मैंने आपको बताया सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज करते हैं। बस हैड के साथ यहां पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही करना है हम लोग को, सेम टू सेम कोड में, इसी कोड में हम लोगों को रख देना है। सब्जेक्ट के आगे हो गया यहां पे आई, ये हो गया आपका आई। इसके बाद आता है मैंने आपको बताया आई के साथ भी हैड ही लगेगा तो हैड, लेकिन यहां पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, नकारात्मक वाक्य है तो हम लोग नॉट लगाएंगे, तो आई हैड नॉट।
और काम करना, काम करने को बोलते हैं डूइंग या डू। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डू, डिड, डन। तो मैंने आपको बताया डन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, तो वही हमको यूज करना है क्योंकि यहां पे काम परफेक्ट है, यहां पे काम हो चुका है। तो क्या लिखेंगे? आई हैड नॉट डन द वर्क। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बार बार बता चुका हूं और एक बार फिर से बताता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर सिर्फ हां या ना में दिया जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम क्या एंड the answer of that interrogative sentence will only be in yes and no. There is no other option for that. इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा उसका, सिर्फ yes और no में ही आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम सो चुके थे? सबसे पहली बात तो सर ये क्या से स्टार्ट हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में था लगा हुआ है, थे लगा हुआ, चुके थे, तो सर समझ आ गया चुके थे। ये तो सर आपने पास्ट की बात बताई थी और काम हो चुका है, तुम सो चुके थे। क्या तुम सो चुके थे मतलब वो पूरा सो चुका था, तो यहां पर भी काम कंप्लीट हो गया। तो ये समझ आ गया सर कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही करना है हमको। क्या तुम सो चुके थे, तो क्या का यहां पे रिप्लेसमेंट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब रिप्रेजेंट करेगी क्या को यहां पर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड को सबसे पहले लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है। तो क्या हो गया यहां पर? हैड यू क्यों लगाया मैंने? क्योंकि तुम हैड यू स्लैप्ड। स्लैप्ड क्यों लगाया? क्योंकि स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड होती है, स्लीप स्लैप स्लैप। तो ये हो गई थर्ड फॉर्म के साथ, ये हो गया पूरा सेंटेंस कंप्लीट। तो क्या हो गया? क्या तुम सो चुके थे को क्या बोलेंगे हम लोग? हैड यू स्लैप्ड। तो आशा करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में भी मैं आपको अपनी पुरानी क्लासेस में बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं और उनका आंसर सिर्फ हां या ना में दिया जा सकता है। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता तो प्रश्नवाचक वाक्य ही है, लेकिन उसका आंसर हम हां या ना में नहीं दे सकते, उसको एक संक्षेप में देना होता है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना होता है, तभी वो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब मैच जीत चुके थे? तुम कब मैच जीत चुके थे, इसका आंसर मैं हां या ना में नहीं दे सकता हूं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, मैं कब, उस टाइम फ्रेम बतानी होगी कि मैं कब मैच जीत चुका था। तो ये समझ आ गया सर, ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये सेंटेंस के लास्ट में देख रहा हूं मैं चुके थे लिखा हुआ है, चुके थे लिखा है, इसका मतलब कि ये कोई काम हो चुका है, मैच जीतने का काम हो चुका है, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। और सर आइडेंटिटी बता रही है इसकी चुके थे से कि ये परफेक्ट में लिखा गया है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH फैमिली से स्टार्ट होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसी स्ट्रक्चर में हमको ये सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। जो स्ट्रक्चर है वही एक कोड है इंग्लिश का, मैंने आपको बताया था इंग्लिश कुछ भी नहीं है, एक कोडिंग है। एक छोटी सी कोडिंग में हम लोगों को बस अपने को जितने वर्ड्स याद है धीरे धीरे करके उनको वहां पे प्लेस करना है। वन बाय वन प्लेस करने के बाद अपने आप ही आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी होता है ट्रांसलेशन। और टेंसेस जितने डिफिकल्ट लगते हैं उतने डिफिकल्ट होते नहीं है, होते बहुत ही इजी हैं। बस हमें उनका लॉजिक समझ आना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन से टेंसेस को कैसा उसका एंड होता है, कैसे उसकी स्टार्ट होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्ट कैसा होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्ट कैसा होता है। तो ये चीज को हमको माइंड में हमेशा रखना है। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तुम कब मैच जीत चुके हो, तो कब का यहां पे कब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? WH फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव हमेशा WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो WH फैमिली को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? कब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कब को WH फैमिली में हम लोग बोलते हैं व्हेन। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? व्हेन से। व्हेन और कब जीत चुके थे, चुके थे लिखा है, इसका मतलब ऑलरेडी समझ आ गया, ये पास्ट परफेक्ट में लिखी है चुके थे, तो हम लोग बोलेंगे इसको व्हेन हैड यू वॉन द मैच। वॉन जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये विन की थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, इसलिए यहां पर मैंने वॉन का यूज किया। तो मुझे लगता है कि आपको यह भी समझ आया होगा। अगला हम लोगों का जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ये टेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और एंड तक देखना है कि आपको कोई भी चीज मिस नहीं हो, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मेन खासियत क्या है? जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में ये टेंसेस होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लिश ग्रामर में। वाई? बिकॉज क्योंकि हम लोगों के पास टाइम फ्रेम नहीं थी। अब जब टाइम फ्रेम ही पता चल जाएगी तो पूरा काम ही खत्म हो गया। मैंने आपको क्या बताया है कि टेंसेस की डेफिनेशन जब बताई, टेंसेस आर द रूल्स व्हिच डिफाइन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पता चल गया है और किस टाइम पे हुआ है तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही देखना है हमको। ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ये परफेक्ट टेंस का और कंटीन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। मतलब काम चलता तो रहेगा, लेकिन परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? परफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पता चल जाएगा। स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक दोनों बोल सकते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड पता चल जाएगा कि ये कब से चल रहा है काम, ठीक है। तो हमें समझ जाना है, जब भी किसी काम के आगे या किसी भी सेंटेंस में टाइम के साथ रहा था, रहे थे, रही थी लगा हो तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहां पे पास्ट कंटीन्यूअस में टाइम नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम डिफाइन हो जाता है। यहां पर टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और टाइम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो आइडेंटिटी है, जैसे हमने यूनिफॉर्म पहनाई थी तो यहां पर इसकी यूनिफॉर्म है हैड बीन। तो हैड बीन लगाएंगे तो यह सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर्स एफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बता देता हूं कि हैड बीन सारे सब्जेक्ट के लिए लग जाएगा। जैसे अपन ने ऊपर हैड लगाया था वैसे ही हैड बीन भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए हैं क्योंकि एक ही वर्ड है तो वो तो सारे सब में लगाना पड़ेगा अपने को। अब देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो सिर्फ कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, हमेशा हम उसमें कौन सी वर्ब लगाएंगे? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो वही इसकी हार्ट बीट है। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आईएनजी ही नहीं लगाया तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो पता ही नहीं चलेगा कि ये काम चल रहा है और किस समय से चल रहा है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं अफर्मेटिव से। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब यहां पर क्या डिफरेंस दिख रहा है मुझे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था एक अलग सेंटेंस है, लेकिन मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था एक अलग सेंटेंस है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस है तो बात कर रहेगा सुबह से तुम्हारा इंतजार करता, ये तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन सिर्फ इंतजार कर रहा था तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पर? अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? मैं का ट्रांसलेशन होता है आई, और ये समझ आ गया सर ये टाइम फ्रेम दी हुई है, मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दिया है। सुबह जो है, सुबह शाम दोपहर, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। तो हमेशा स्पेसिफिक टाइम जब दिया हो या अनस्पेसिफिक टाइम भी दिया हो तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये किसी चीज का, कोई से भी टेंस का ये परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस को कंप्लीट करने के लिए मुझे पता है ये था पे एंड हो रहा है, रहा था, और इसके साथ टाइम दिया हुआ है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो हैड बीन का यूज करना, तो लिख दिया मैंने आई हैड बीन। एंड यहां पर काम किसका हो रहा है? इंतजार करने का काम हो रहा है। इंतजार करना ही हमारी मेन क्रिया है, मेन वर्ब है हमारी, जिसकी फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वेटिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड बीन वेटिंग। अब किसके लिए इंतजार कर रहा हूं? आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। फॉर यू लगाया, फॉर यू, तो यहां पे फॉर का किस लिए यूज किया है मैंने? यहां पे जो फॉर लगा है वो आपके लिए यूज किया है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सिंस मॉर्निंग, अब जब समय की बात कर रहा हूं तो जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम होता है तो हम लोग लगा देते हैं सिंस। और अगर अनस्पेसिफिक टाइम होता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं हो कि 10 साल 10 दिन, कोई भी अनस्पेसिफिक हो ऐसा, तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो यही डिफरेंस है सिंस और फॉर का। ये मैं आपको प्रेजेंट टेंस के टाइम पे भी बता चुका हूं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अब देखिए आपका बेटा, पहली बात तो यहां पे आपके बेटे की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यूर सन, तो उसका ट्रांसलेशन हो गया
आ रहा था सर, ये समझ आ गया। सेंटेंस में टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग है मतलब किसी भी चीज का ये पास्ट परफेक्ट, सॉरी किसी भी चीज का ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये किस चीज का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये समझ आ गया, था देख के कि सर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगती है, लेकिन ये नेगेटिव की बात कर रहा है तो मुझे उन दोनों को बाइफिकेट करके, दोनों को अलग करके, सेपरेट करके बीच में नॉट ऐड कर देना है, हैड नॉट बीन लग जाएगा। तो योर सन हैड नॉट बीन, आना आ नहीं रहा है, यहां पे मेन वर्ब क्या हो रही है, आना ही मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग। कम मतलब होता है आना, उसकी फोर्थ फॉर्म हो गई कमिंग। कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, यहां पर मैंने जो फॉर लगाया है, ये जो फॉर है यहां पर ये टाइम जो है वो अनस्पेसिफिक है, कौन से 2 दिन से नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं यहां पर स्पेसिफिक नहीं हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर फॉर 2 days। और भी अगर इसको अच्छे से समझना हो तो जब भी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून दिया है तो सिंस लगा देना है, और भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिए। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप वो बोलते 15 अगस्त, तो 15 अगस्त तो एक स्पेसिफिक डेट हो गई, स्पेसिफिक टाइम, तो उसके साथ हम लोग सिंस ही लगाएंगे। लेकिन 15 दिन से नहीं आ रहा है, 15 साल से नहीं आ रहा है, तो हम लोग हमेशा ही फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर सन हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं, 11वीं बार भी बताऊंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे थे, तो पहले तो टाइम देख के जैसे ही टाइम पता चला मुझे समझ आ गया कि ये कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस में चीज लिखी हुई है। अब कैसे पता चलेगा ये कौन से टेंस में लिखी गई है, लास्ट में रहे थे आ रहा है सर, रहे थे के साथ टाइम लगा हुआ है, इसका मतलब सर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखी गई है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, पहले तो इंट्रोगेटिव है, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो आपकी सामने जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैड है, लेकिन बीन जो एक्चुअल में है ना ये बी वर्ब से लिया गया है। बीन, बीन का मतलब होता है होना, तो कोई काम हो जाने को ही बीन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग जब भी बाइफिकेट करते हैं, तो जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन जो चीज होने वाली है इसको बीन बोलते हैं, तो वो बीन लगाते हैं। तो हैड यू बीन ऐसे फ्रेम किया गया, ऐसे डिजाइन किया गया इंग्लिश ग्रामर में। तो कैसे बोलेंगे, हैड यू बीन, काम करने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क की फोर्थ फॉर्म या मतलब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वर्किंग, तो वर्किंग कैसे हो जाएगा, हैड यू बीन वर्किंग हेयर। हेयर क्यों, यहां की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने हेयर लगाया। अब यहां पे फिर से वो 10 साल अनस्पेसिफिक टाइम है, समझ आ रहा है ना, यहां पर स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई डेट स्पेसिफिक नहीं दी है, लेकिन ये बताया 10 साल से। कौन से 10 साल से मुझे नहीं पता है, इसलिए यहां पे हम लोग लगा देंगे फॉर 10 years। तो क्या हो गया, had you been working here for 10 years। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। आने वाला जो सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करें, इसको ट्राई करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। बिना प्रैक्टिस के आप कितना ही मेहनत कर ले आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे से बोल रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप कैसे अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं, आप क्या ग्रामर यूज कर रहे हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको खुद पकड़नी होगी। और मैं एक और बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, अगर आपको कभी भी इंग्लिश सीखना है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको लिखना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये जो 4 फंडे हैं ये बहुत जरूरी होते हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। जितना आप बोलेंगे उतना सीखेंगे, जितना आप सुनेंगे उतना आप सीखेंगे, जितना आप एक दूसरे से इन्वॉल्व होंगे, अपने फ्रेंड्स बनाएंगे। कोशिश करें कि ऐसी फ्रेंडशिप करें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आप, जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, जिससे आप इंग्लिश में बात कर पाएं। कोशिश करें कि अपना हर काम को इंग्लिश में करने की कोशिश करें, इंग्लिश में ही हर चीज सुने। मूवीज देखना पसंद है तो आप कोशिश करें कि मूवी भी इंग्लिश में देखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो। इफ यू वांट द improvisations और इफ यू वांट टू improve your English, then you have to focus on the practice. If you practice, then only you can achieve something. Without practice, you cannot achieve anything. Okay? So if you want to achieve something, you have to work on it. And if you work on it, I can guarantee you that you will definitely speak English like I am speaking in front of you. So thank you so much for being with us, and please do like, share and subscribe our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. हम लोग फिर से आएंगे एक नया वीडियो लेकर. Have a great day ahead.